हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में मैं लेके आ चुका हूँ। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, आप अपनी एनसीईआरटी ढंग से पढ़ें। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी के जो बॉक्स के अंदर के जो प्रश्न है, जो अभ्यास के अंतर्गत जो प्रश्न है, वो आपको अच्छे से करने, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आएंगे। और उसके साथ साथ आपके पास क्वेश्चन बैंक ज़रूर होगा, मास्टर पेन वगैरह ज़रूर होगी, वहाँ से भी प्रश्न पढ़ने हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, छोटे मोटे जो प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव वगैरह, उनको अच्छे से तैयार कर लेना है और न्यूमेरिकल वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, सभी चैप्टर के वन शॉट करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और विगत वर्ष के प्रश्न पत्र भी लगा लेना 3-4 साल के। तो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या हो रहा है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक आबंध कितना होता है? सहसंयोजक आबंध मतलब जिसमें बराबर की साझेदारी होती है। अगर इसको C2H6 है ना, अगर मैं इसका आणविक सूत्र बना के दिखाऊं, C2H6, ठीक है, ये एल्केन ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, तो एथेन है तो सब सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर देखो कितने साझेदारी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 साझेदारी हुई है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं निम्न अभिक्रिया में उपचायक पदार्थ कौन सा है? उपचायक पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पर देखो उपचायक पदार्थ कौन सा है, CuO। देखो CuO यहाँ पर क्या हुआ है, उपचायक पदार्थ है। ठीक है, उपचायक क्या होता है? उपचयन, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया मैंने समझा रखी है। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, जो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की कमी हो, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन क्या होता है, इसका उल्टा, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, वो अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर CuO का क्या हो रहा है, CuO यहाँ पर उपचायक है। ठीक है, नेक्स्ट, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच, पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, अम्लता बढ़ जाती है, तो हम क्या देते हैं, एक गोली देते हैं, जो या फिर कुछ डॉक्टर क्या देता है, क्षारीय पदार्थ देता है। तो हमें क्या दिया जाता है, एंटासिड दी जाती है। हमें क्या दी जाती है, एंटा एसिड। नेक्स्ट, पादप में जाइलम का क्या है, जाइलम जल। तो पादप में जल, जल का जो वहन करता है वो जाइलम करता है, और खनिज लवणों का वहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम करता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होता है? तो पित्त का भंडारण पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है बाबू, पित्ताशय में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सा चीज है। ठीक, नेक्स्ट, किसी उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो P बराबर होता है 1/F। F बराबर क्या होता है, 1/P। F बराबर क्या होता है, 1/P। यहाँ ये सूत्र में मीटर में लगाएंगे तब ये होता है, अगर सेंटीमीटर में है। ठीक है, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर में आंसर है ना, तो P बराबर सूत्र होगा 100/F। 100/F, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 100/P। 100/P। ठीक, तो पावर कितना है, 2 डायप्टर है, तो 100 को 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, पीछे से 0, तो आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्या होगा बाबू, 50 सेंटीमीटर होगा फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? एक चीज को दूसरा खाएगा, दूसरे को तीसरा खाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो बकरी को गाय खाती है, गाय को हाथी खाता है। पहले से आ जाते हैं, घास को गेहूँ खाता है, गेहूँ आम ये नहीं है। घास को बकरी खाता है, बकरी को शेर खाता है। ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है, सेकंड वाला सही होगा। नेक्स्ट, उस अधातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, ब्रोमीन। उसका नाम क्या है, ब्रोमीन, Br। ठीक है, अधातु जो द्रव अवस्था में होती है वो है ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती? ठीक है, क्योंकि
HCl गैस जल की उपस्थिति में आयनित होकर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, अगर वो द्रव अवस्था में नहीं है तो ये आयन्स बनेंगे ही नहीं, क्योंकि H पॉजिटिव क्या होता है, अगर H पॉजिटिव हमें क्या इंडिकेट करता है, अम्लता को। OH नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, क्षारीयता को। जब वो शुष्क है, शुष्क मतलब एकदम ड्राई है, ठीक है, चूंकि शुष्क HCl में जल नहीं होता है, पानी नहीं है उसमें, या आयनित ही नहीं होगा, इसमें आयनन होगा ही नहीं, आयोनाइजेशन होगा ही नहीं। तो जब आयोनाइजेशन नहीं होगा तो H पॉजिटिव और ये सब तो बनेंगे ही नहीं। ठीक है, इसीलिए यह लिटमस का रंग नहीं बदलती है, ये इसका कारण है, क्योंकि यह आयनित होती ही नहीं है, क्योंकि इसमें द्रव होता ही नहीं है, यह कारण है। ठीक, अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी क्या होती है, जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी आधी होती है। वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो 20 की आधी कर दोगे तो 20 का आधा क्या होता है, 10 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो गया, और हर साल एग्जाम में आता ही आता है, 100% आएगा। आगे बढ़ते हैं, उस दर्पण का नाम बताइए जो वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो जो अवतल दर्पण है ना, वो वस्तु के फोकस के भीतर जब रखी जाती है तब बनाता है। तो हमसे क्या बोला था, उस दर्पण का नाम बताइए बस। तो दर्पण का नाम क्या होगा, अवतल दर्पण, जो वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है इस स्थिति में रखने पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का रासायनिक समीकरण लिखिए। सिर्फ ये समीकरण लिखना है, 6CO2 + 6H2O, सूर्य का प्रकाश होगा, क्लोरोफिल होगी, तो ये क्या बनेगा, 66H12O6 ग्लूकोज, और ये होगा 6O2 ऑक्सीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में प्राय टंगस्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि टंगस्टन का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है। टंगस्टन का जो गलनांक है वो बहुत अधिक होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे भी वो गलता नहीं है आसानी से। ठीक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो गलनांक होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे यह उच्च तापमान सह सकता है और जल्दी नहीं पिघलता। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो मैंने चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, देखो ये सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी से हैं और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र से हैं। सारा कुछ मैंने एनसीईआरटी का 1 शॉट वीडियो बना रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की, सबको देख लो, सारा कुछ वहीं से ही आ रहा है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार संयोजित किया जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहे ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन सा रसायन मुख्यतः उत्तरदायी है। तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे बढ़ते हैं, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र व 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, ऐसे एग्जाम में प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो फिर 2 उपयोग बोला है, कपड़े और घरेलू की सफाई करने में, कांच, साबुन और डिटर्जेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है धावन सोडा का। कह रहे अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। तो देखो ये बनाती है अम्लीय ऑक्साइड। जो अधातु होती है वो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर क्या बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। देखो आयनिक गलनांकों का जो उच्च होता है, क्योंकि इनके बीच ना अंतर आयनिक जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, और उनको हटाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसी वजह से आयनिक यौगिकों में मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक बल होते हैं, जिससे उनका गलनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। ये इसका शॉर्ट आंसर है। कह रहे आपके पास 2 विलयन है, A और B। ए का जो pH मान है वो 6 है और B का pH मान 8 है। आप pH पैमाना भली भांति जानते होंगे, ठीक है ना। 1 से लेकर 7 तक, ठीक है, 7 पे उदासीन होता है, 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। और 7 से लेकर 14 तक क्या होता है, क्षार होता है। और 7 से कम, ठीक है, 1 से लेकर 7 तक ये क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक, 7 पे उदासीन होता है, ना अम्ल ना क्षार होता है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी।
ठीक है, इसमें कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षार है? तो देखो, जिसका पीएच मान 6 होगा उसमें H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होगा, क्योंकि अम्ल बनाता है H पॉजिटिव आयन, क्षार बनाता है OH नेगेटिव आयन। ठीक है, H पॉजिटिव आयन इसमें होगा और ये अम्लीय होगा क्योंकि 7 से कम है, अम्लीय है। पीएच 8 है तो H पॉजिटिव आयन बनाएगा और ये क्या होगा? क्षारकी होगा। ये क्या होगा बाबू? क्षारकी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, ये आपको बताना है। तो द्विखंडन में एक कोशिका दो समान भागों में विभाजित हो जाती है, एक ही कोशिका होती है, दो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती है। जबकि बहुखंडन में कोशिका कई छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाती है, उसे हम बहुखंडन कहते हैं। नाम से स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। स्वपरागण एवं परपरागण से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो स्वपरागण क्या होता है? जब किसी पौधे के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होती है तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। जैसे कि मटर, उसी पौधे के या फिर उसी टाइप के पौधे पे, देखो, जब किसी पौधे के पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के प्रतिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर स्थानांतरित जब होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। परपरागण क्या होता है? जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसे हम परपरागण कहते हैं। स्व मतलब खुद का खुद ही पर, और पर का मतलब दूसरे पर। ठीक है, ये डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना चाहिए? ये सारे जो प्रश्न है इनसे भी बढ़िया बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने वन शॉट वीडियो में। अगर आप मेरा वन शॉट वीडियो देखोगे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ठीक है, प्लीज़ देख लेना एक बार कोई सा भी चैप्टर उठाओ, देख लो, आपको पता लग जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, वह दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष नाम से ही पता चलता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखती है लेकिन दूर का कुछ भी नहीं दिखता, उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। नाम का उल्टा है। वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, चित्र बना देना। निवारण क्या है? इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जो दूर से रखी वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को इतना अपसरित कर दे ताकि किरणें रेटिना पर जाके मिले, यहाँ पर जाके मिले। ये चश्मा लगा दिया हमने, कौन सा? अवतल लेंस का। देखो, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, दोनों में से एक एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, ये 100% गारंटी है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा निम्न यौगिकों का निर्माण दर्शाइए। Na2O। ठीक है, Na2O, ये हमें बताना है Na2O क्या होगा। ठीक, तो Na2 कैसे बनेगा? ये सोडियम है, सोडियम के दो अणु हैं, इधर भी सोडियम है। ठीक है, और ऑक्सीजन बीच में है। तो देखो, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, बाहर बचाएगा 2,6। सोडियम का 11 होता है, 2, 8, 1। ठीक है, तो सोडियम के बाहर है बाबू 1 और ऑक्सीजन के बाहर कितना है? 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये अष्टक बनाना चाहते हैं। सोडियम के अष्टक पूर्ण होके इसके पास एक ज़्यादा हो गया तो सोडियम क्या करेगा? इसको एक दे देगा पूरा पूरा, और ये भी इसको दे देगा पूरा पूरा। 6 थे, इसने एक दिया, इसने एक दिया, इसके भी क्या हो गए? अष्टक पूरे हो गए। फिर आ जाता है MgCl2। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है? 17, 2, 8, 7। इसको बाहर पूरा करने के लिए एक चाहिए। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है, 2, 8, 2। इसके अष्टक पूरे होने के बाद 2 इसके पास बच रहे हैं, 2 इसके पास बच रहे हैं। देखो क्या है? MgCl2 है। ठीक है ना, MgCl2 है। ठीक, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आ जाओ, Na2O है ना, देखो Na सोडियम पे क्या है? एक ज़्यादा होता है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है,
और ऑक्सीजन पे क्या होता है, 2 की कमी होती है। ठीक है, 2 की कमी होती है, तो ये वाला यहाँ आ जाता है और ये वाला यहाँ आ जाता है, Na2O और O एक हो जाता है, तो ऐसा सूत्र बनता है। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, Mg में 2 प्लस का होता है और क्लोरीन में 1 नेगेटिव का होता है, तो ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ आ जाता है, Mg 1 हो जाता है और क्लोरीन कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, MgCl2 बन गया, ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है CH4 अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना देखो, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2 है और बाहर में आता है 4। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो बाहर 1 ही आएगा। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा कार्बन और ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना है बाबू, 4 है। ठीक है, समय कम है, जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है। ठीक है, वहाँ पर मैंने आराम आराम से समझा रखा है। इसके बाहर कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4, इसके बाहर 1 है। तो हाइड्रोजन सबसे छोटा परमाणु है, अगर इसको एक परमाणु और मिलेगा ना तो इसके बाहरी कक्ष पूर्ण हो जाएंगे। हर एक एटम क्या चाहता है कि मेरे बाहरी कक्ष पूर्ण हो जाए, तो हाइड्रोजन जाएगा कार्बन के पास, एक की साझेदारी करेगा। ये एक दे भी रहा है और एक ले भी रहा है, तो हाइड्रोजन ने इसको एक दिया भी और एक लिया भी। एक लिया तो पूर्ण हो गया इसके बाहर की कक्ष, हाइड्रोजन से वो हीलियम बन गया। 4 से इसका 5 हो गया, 6 7 8, सब ने एक एक की साझेदारी की, तो देखो एक एक की साझेदारी का मैंने चिन्ह दिखा दिया। ठीक है, 2 की करेगा तो डबल बॉन्ड, 3 की करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड, तो ये चित्र बन गया। कह रहे निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामांकन क्या होगा। IUPAC नामांकन पे मैंने 1.5 घंटे की एक अलग से वीडियो बनाई है, एकदम बेसिक से समझाया है, आपको NCERT में नहीं मिलेगा वैसा, एकदम आराम आराम से समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब हमारा डबल बॉन्ड O बीच में रहता है तो कीटोन होता है। तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रोप। ठीक है, डबल बॉन्ड O यहाँ झूल रहा है। ठीक है, तो नाम कीटोनिक ग्रुप है, नाम के बाद में ओन जुड़ता है, प्रोप प्लस ओन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रोप लगता है और OOH एक साथ जुड़ रहे हैं, ओइक अम्ल प्लस ओइक अम्ल, नाम के बाद में क्या जुड़ता है, ओइक अम्ल जुड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, आराम से हो गया। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, क्या है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। हर साल ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ये जिंक है और ये आयरन सल्फेट है, FeSO4। तो जो जिंक है वो Fe से सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, तो क्या करेगा, इस Fe को हटा देगा और उसके जगह पे खुद आ जाएगा और Fe बेचारा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 और Fe अलग हो गया। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का भी ये क्या है, मस्त उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, आश्रित जल विद्युत का चलन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल में होता है। देखो, विद्युत का चलन के लिए हमें क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव, H पॉजिटिव आयंस हमें चाहिए होते हैं। अगर वो चीज़ है तो विद्युत धारा प्रवाह होगी, नहीं है तो नहीं होगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं प्रश्न में, आश्रित जल में किसी भी प्रकार के छिपे हुए खनिज या आयन नहीं होते हैं। आयन ही नहीं है भाई, तो भाई जब आयन ही नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो विद्युत का प्रवाह कहाँ से हो जाएगा, इसीलिए यह विद्युत चालक नहीं होता है। दूसरी ओर वर्षा जल में वातावरण से विभिन्न गैसें और कूड़े के कारण कूड़े के जो कण हैं वो मिल जाते हैं। गैस मिलता है, जब बरसात होती है तो वायुमंडल में कितनी गैसें हैं, और जब ज़मीन पे आता है तो कूड़ा मतलब होता है। इन सब में आकर जैसे ही वो मिलता है, इन सब में क्या होता है, आयन्स होते हैं, जिसमें इसमें आयनों की उपस्थिति होती है और ये विकिरण विद्युत का संचालन करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए वर्षा जल विद्युत का चालक होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आता है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, प्रश्न में आपका आंसर छुपा बैठा है। तो एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बढ़ जाती है।
बढ़ जाती मतलब जुड़ जाती है। ठीक है। ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि यह उच्च तापमान उत्पन्न करता है, जबकि एथाइन और वायु का मिश्रण अपेक्षाकृत कम तापमान उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग वेल्डिंग करने में भी होता है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और किस प्रकार होता है? तो हमारे शरीर में वसा का पाचन अमाशय और छोटी आंत में पित्त एवं लिपेज एंजाइम द्वारा होता है। ठीक है, मैंने पूरी बायोलॉजी पढ़ा रखी है, एनिमेशन के साथ पढ़ा रखा है, एक बार खोल के जरूर देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है। अगला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले 2 पौधों के नाम बताइए। तो है गन्ना, आलू, काट काट के लगाए जाते हैं, कायिक प्रवर्धन है ना, कटिंग के थ्रू। नेक्स्ट, कह रहे मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए। मानव उत्सर्जन तंत्र हो गया, ठीक है, पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का क्षेत्रफल हो गया, मानव मस्तिष्क हो गया, हृदय का नामांकित चित्र हो गया, उसके बाद क्या है, एक ऐसा स्टार जैसा होता है, नाम याद नहीं आ रहा है, उसका चित्र हो गया। हर साल एग्जाम में आते हैं, तो विगत वर्षों के 4-5 प्रश्नों के सालों के प्रश्न पत्र जरूर लगा लेना। ठीक है। और मास्टर माइंड वगैरह जो आपके पास है उसमें देखोगे कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रखा है, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो जो चित्र बनाना है उसमें वृक्क दिखाना है, मूत्र वाहिनी दिखानी है, मूत्राशय दिखाना है। तो देखिए ये हमारा मूत्राशय है, ठीक है, ये हमारी वृक्क है, ठीक है, इसे हम वृक्क कहते हैं, किडनी। ठीक है, मूत्र वाहिनी दिखा देनी है, ये आपकी मूत्र वाहिनी है, ये वाली 3 चीज़ें दिखानी है मेन, बाकी भी लिख दिया मैंने। या फिर मानव हृदय का नामांकित स्वच्छ चित्र बनाना है, जिसमें दाया आलिंद दिखाओ, बाया आलिंद दिखाओ, महाधमनी दिखाओ, सारा कुछ दिखाएं। ये हमारी क्या है, ये है हमारी महाधमनी। ठीक है, ये हमारा क्या है, बाया आलिंद है इस तरफ, ये हमारा दाहिना आलिंद है। ठीक। नेक्स्ट, व्याख्या कीजिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे हमारे वायुमंडल पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, जब उसकी प्रकाश हमारे वायुमंडल से होते हुए आती है तो उसका प्रकीर्णन हो जाता है, तो कभी कम आती है तो कभी ज़्यादा आती है रोशनी हमारी आंखों तक, और इसीलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि प्रकाश की किरणें वायुमंडल की अलग अलग परतों से होकर गुजरती हैं और अपवर्तित होती हैं। इस वजह से आंखों में पहुंचने वाली प्रकाश की मात्रा लगातार बदलती रहती है और तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। एकदम सरल भाषा में लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला होने की वजह यह है कि सूर्य की रोशनी में मौजूद नीला रंग बाकी रंगों की तुलना में ज़्यादा बिखरता है, और इस बिखराव को रिले इफेक्ट या रिले स्कैटरिंग भी कहते हैं। ठीक है, और प्रकीर्णन के बावजूद जो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है उसमें नीले रंग की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? देखो, आप ये पेंसिल भी देख पा रहे हो, आप तारे को भी देख पा रहे हो, आप सूरज को भी देख पा रहे हो, चंद्रमा को भी देख पा रहे हो। तो वस्तु को देखने के लिए हमारी आंख की जो फोकस दूरी है उसको एडजस्ट करती है, यही समंजन क्षमता है। आंख की वह क्षमता जिसके कारण वह अलग अलग दूरियों पर स्थित वस्तुओं को साफ देख सकती है उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यह क्षमता वक्रता बदलकर हासिल की जाती है। इससे लेंस की फोकल लंबाई बदलती है और वस्तु की छवि रेटिना पर साफ बनती है। ठीक है, देखो मेरे भाई, प्लीज चैप्टर वाइज देखना। आप सोचोगे कि सिर्फ यही पेपर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बस ऐसा पेपर एग्जाम में आते हैं वो मैं बता रहा हूँ। प्लीज एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे प्रश्न उसी से ही बनेंगे। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। ठीक है, कह रहे हैं विद्युत सामर्थ्य को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक भी लिखिए। विद्युत शक्ति क्या होती है? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, पी क्या होता है? W/T होता है, ये सूत्र है। ठीक है, W क्या होता है? विद्युत ऊर्जा, T क्या है? आपका समय है। इसका जो ऐसा ही मात्रक है, जूल प्रति सेकंड बोलो या फिर इससे क्या बोलो, वाट बोलो। ठीक है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगी तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी। अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो एक ही पॉइंट पर 2 दिशाएं बताएंगी, जो कि असंभव होती है। ठीक है, यह संभव ही नहीं है, इसीलिए ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती।
अगर काटेंगी तो एक ही पॉइंट पे दो दिशाएं बताएंगी, जो कि असंभव है। एक टॉर्च के बल्ब में 5 वोल्ट तथा 500 मिली एम्पेयर अंकित है। हमें बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में आ रहा है, हर साल ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। तो देखो हमें दिया क्या है, विभवांतर यानी कि वोल्टेज V दे रखा है, धारा दे रखी है 500 मिली एम्पियर, ठीक है, 500 मिली एम्पियर दे रखा है। तो आप क्या करोगे, देखो 500 मिली एम्पियर है तो मैं इसको 500 को लिख सकता हूँ 5 10 की घात 2, और मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 10 की घात -3 से गुणा करना होता है। तो यहाँ क्या आ गया, -3 माइनस के 2 प्लस के 2 माइनस का 1 बचेगा, 10 की घात -1 10 की घात 1 नीचे के प्लस का हो गया, 0.1 स्थान के बाद 0.5 एम्पियर हो गया। ठीक है, कैसे हुआ है पता चल गया। हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, सूत्र IR होता है। हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है R क्या हो जाएगा, V/I। V हमें क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, और I क्या है हमारे पास 0.5, दशमलव हटाएंगे एक स्थान है, एक 0 बढ़ जाएगा, 5 से काटोगे 5 कम 5 पीछे से 0, आंसर आ जाएगा 10 ओम। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक टॉर्च के बल्ब में ये चीज, अब हमें क्या ज्ञात करना है, बल्ब की शक्ति ज्ञात करनी है। शक्ति का मात्रक सूत्र क्या होता है, P बराबर VI। देखो फिजिक्स में एक चीज निकालने के कई सारे सूत्र होते हैं, आपको वो सूत्र लगाना है जो दिया है और जो निकालना है उसमें क्या संबंध बन पा रहा है, वो सूत्र लगाओ। ठीक है, तो V हमारे पास 5 है और I अभी जस्ट हमने निकाला 0.5, 5 बचे 25, 0.1 स्थान के बाद 2.5। शक्ति का मात्रक वाट होता है, वाट को W से प्रतिष्ठित करते हैं। ठीक है, तो बल्ब की शक्ति 2.5 वाट होगी। हर साल एग्जाम में ये प्रश्न आ रहा है रिपीट मोड में। 1 घंटे जलाने पर बल्ब द्वारा उपभुक्त ऊर्जा क्या होगी। देखो ऊर्जा E बराबर सूत्र क्या होता है, P गुणा T, P गुणा T होता है। तो पावर जस्ट अभी हमने निकाला है कितना, 2.5, पावर हमारे पास 2.5 है। T क्या बोला है, 1 घंटा बोला है ना, 1 घंटा। तो घंटे देखो, क्योंकि पद्धति होती है MKS, तो घंटे को हमें सेकंड में बदलना है। तो पहले 1 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 छंग 36, पीछे से 2 0, 3600 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख देंगे, P का मान क्या है 2.5, P का मान क्या है 2.5, और ये 1 है। ठीक है, अगर सिर्फ घंटा रखोगे, अगर सिर्फ घंटा रखोगे, घंटा ही रखना, सेकंड के चक्कर में मत जाना, तो 2.5 वाट घंटा आ जाएगा, किलोवाट घंटा नहीं आया, वाट घंटा आया है। ठीक है, तो वाट घंटा है। अगर इस घंटे को जूल में बदलना है, ठीक है, जूल में बदलना है, तो देखो हमने क्या कर देना है, 3600 से गुणा कर देंगे, यहीं पे रहने दो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे रहने देना। अगर इसको आप किलोवाट में बदलना चाहते हो, किलोवाट में बदलना चाहते हो, तो 1000 से भाग दे देना, तो किलोवाट में आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हो 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट होता है। तो बेस्ट क्या रहेगा कि तुम घंटे में ही रहने दो समय को, तो वाट WH आ जाएगा, किलोवाट KWH बनाने के लिए 1000 से सब भाग दे देंगे। देखो अगर इसको मुझे किलोवाट बनाना है, 2.WH है ना, इसको किलोवाट बनाने के लिए 1000 से भाग दे दो, तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी आएगा किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। और किलोवाट घंटा क्या होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। ये भी एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। ओजोन क्या है, यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये आपको बताना है। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है, इसका अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनता है, और इसका अणु सूत्र O3 है। ओजोन क्या करता है, पृथ्वी से आने वाले, मतलब वायुमंडल से आने वाले हानिकारक परावर्तनीय किरणों को रोकता है, सूर्य से आने वाले, है ना। सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अपने परमाणु में टूट जाती है, तथा प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन से संयुक्त होकर पुनः ओजोन परमाणु बनाता रहता है। तो ओजोन बनाने का जो प्रक्रिया वो ये है, ये रिएक्शन है, इसे अच्छे से याद कर लेना। जैव आवर्धन क्या है, जैव आवर्धन एक प्रक्रिया है जिसके कारण खाद्य श्रृंखला में किसी विषैले पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाती है। यह तब होता है
जब जीव द्वारा संग्रहित विषैले पदार्थ का उपापचय या उत्सर्जन नहीं हो पाता। इस वजह से ये पदार्थ अगले उच्चतर पोषण स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं जैव आवर्धन। या फिर आपको लिखना है एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। देख रहे हो, यह आपका क्या है, सूरज है, ये उत्पादक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीय उपभोक्ता है, ये तृतीय उपभोक्ता है। देख रहे हो, ये प्लांट है, प्लांट को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेंढक खाती है, मेंढक को सांप खाता है। तो इसके बारे में लिखना है आपको। पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा प्रवाह का अर्थ यह है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जीव एक जीव से दूसरे जीव तक जाने के लिए ऊर्जा का मार्ग, ठीक है, ये इसका सूत्र परिभाषा हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा प्रवाह पारिस्थितिकी अध्ययनों की एक मौलिक अवधारणा है। ठीक है, इसे आप अच्छे से लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को तो आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि इस माइक में नॉइस कैंसलेशन हो जाता है। भोलेनाथ का चल रहा है, मेरे घर के मंदिर है बगल में, इतनी आवाज़ आ रही ना, बहुत डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ मैं। बट ये नॉइस कैंसलेशन वाला माइक आपको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा कि बाहर क्या हो रहा है। ठीक है, ये इसकी बेस्ट खूबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? ठीक है, अगर हम किसी पोषी स्तर के सभी जीवों को खत्म कर दें तो खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी और पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हो जाएगा। इससे पर्यावरण समस्या भी आ जाएंगी। इसके कारण खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। उच्च पोषी स्तर के जीवों को पदार्थ और ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। उच्च पोषी स्तर के जीवों को अन्य विकल्प नहीं मिलने पर वे मर जाएंगे। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का क्रम टूट जाएगा और खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। कह रहे किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम और उसका सूत्र बताना है। नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और उसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। ये क्वेश्चन जब मैंने भी एग्जाम दिया तब भी आया था। पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो देखो ये X हमारा पदार्थ CaO है, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। ये रिएक्शन लिखना है बस। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ऊष्माक्षेपी क्या होता है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक है, जब ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्माक्षेपी, जब ऊष्मा अवशोषित होगी तो ऊष्माशोषी। उदाहरण, ये मीथेन है, मीथेन को हमने जला दिया ऑक्सीजन के साथ में तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा गैस निकलेगा, भाप निकलेगा और निकलेगी ऊष्मा। तो उदाहरण ज़रूर देना है। ऊष्माशोषी क्या है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये रिएक्शन है, इसमें क्या होता है? ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ये ऊष्माशोषी का उदाहरण है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, हर साल एग्जाम में आता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। ये चूने का पानी है, COH का वोल्टाइज, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे तो क्या बनेगा? CaCO3 और H2O। ठीक है, क्या बनेगा? CaCO3, दुग्धीय सफेद अवसाधन बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। विरंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया की जाएगी तो क्या बनेगा? ये हमारा विरंजक चूर्ण है CaCl2, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, तो क्या बनेगा? CaCl2 बनेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी और पानी बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन लिखना है। एथेनॉल की क्रिया सोडियम से होगी तो क्या होगा? ये मेरा एथेनॉल है C2H5OH, ये सोडियम के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? C2H5ONA और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। खाली रिएक्शन लिखना है आपको। एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल से क्रिया करके क्या बनेगी? तो ये हमारा क्या है? एथेनोइक अम्ल है और ये हमारा क्या? एथेनॉल है C2H5OH। H2SO4 की प्रेजेंस होगी तो क्या बनेगा? CH3COO C2H5 और क्या बनेगा? पानी बनेगा। अगला है निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। खनिज, अयस्क, ठीक है, गैंग एग्जाम में आते हैं, मेरे समय में भी आया था। खनिज वे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस पदार्थ हैं जिनमें एक या अधिक धातुएं या अन्य तत्व उपस्थित होते हैं। तो इसको सिंपल भाषा में ऐसे भी लिख सकते हो, भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ को हम खनिज कहते हैं।
ठीक है। अयस्क क्या होता है? अयस्क वे खनिज होते हैं जिनमें किसी विशेष धातु की पर्याप्त मात्रा होती है जिससे उससे आर्थिक रूप से निकाला जा सकता है। और सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। ठीक है। या फिर दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती, उनके नाम बताने। तो जो कर सकती हैं वो है जिंक और मैग्नीशियम, जो नहीं कर सकती वो कॉपर और चांदी है। किन्हीं दो यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे आमाशय में अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भोजन को पचाने में मदद करता है और खाने में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको नष्ट करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है और पाचन के एंजाइम पेप्सिन को सक्रिय बनाए रखता है। तो ये इसका काम है। अवटु ग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो अवटु ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है। जो शरीर की जो मेटाबॉलिज्म होती है उसको वो कंट्रोल पर हमेशा बनाए रखती है। मधुमेह के कुछ रोगियों के चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है? डायबिटीज, मधुमेह, है ना। मधुमेह के कुछ रोगियों में शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। ठीक है। इसलिए उनकी चिकित्सा के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक। उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? तो एक तो है गुहिका। ठीक है। गुहिका के माध्यम से संग्रहण। पादप की कोशिकाएं विषाक्त पदार्थों और अवांछित पदार्थों को अपने गुहिकाओं से संग्रहित कर लेती हैं। पत्तियों के द्वारा निष्कासन। कुछ अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों में जमा हो जाते हैं और पत्तियों के झड़ने के साथ बाहर निकल जाते हैं। गैसीय उत्सर्जन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे गैसीय अपशिष्ट पदार्थ वायु रंध्रों और लेटिनसल से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। कह रहा अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? शानदार क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है बड़े नंबर में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने द्वि आनुवंशिक क्रॉस प्रयोगों से यह सिद्ध किया है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है। उसका नियम, पहला नियम क्या है? मेंडल का स्वतंत्र संयोग का नियम। तो मेंडल ने मटर के पौधे में दो लक्षणों, बीज का रंग और बीज का आकार का अध्ययन किया। उन्होंने शुद्ध नस्ल के पीले और कठोर तथा हरे मुलायम बीजों के पौधों का संकरण किया। ठीक है। पहली पीढ़ी के सभी पौधे पीले और कठोर थे जो कि प्रभुत्व के नियम को दर्शाता है। ये आपको पूरा लिखना है। जब इन F1 पौधों को आपस में संकरण कराया गया तो F2 पीढ़ी में 9331 रेशियो का अनुपात प्राप्त हुआ। 9 पीले और कठोर, 3 पीले और मुलायम, 3 हरे और कठोर, 1 हरा और मुलायम। ठीक है। इस अनुपात से सिद्ध हुआ कि बीज का रंग और आकार एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है। किन्हीं दो एंजाइमों के नाम तथा कार्य लिखिए। एक तो है एमाइलेज, दूसरा है ट्रिप्सिन। तो एमाइलेज क्या होता है? यह कार्बोहाइड्रेट को सरल का शर्करा में बदलने का कार्य करता है और यह लार और अग्नाशय में पाया जाता है। ट्रिप्सिन क्या होता है? यह प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ने का कार्य करता है। यह अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है और छोटी आंत में सक्रिय होता है। यह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव की जनन पद्धति में क्या अंतर है? तो इधर लिखेंगे एक कोशिकीय, उधर लिखेंगे बहुकोशिकीय। संरचना, एक ही कोशिका से बना होता है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रकार जनन का, अलैंगिक जनन होता है एक कोशिकीय में और इसमें लैंगिक जनन होता है। उदाहरण है अमीबा, पैरामेशियम, जीवाणु, और बहुकोशिकीय में मानव, पौधे, जंतु। कोशिका विभाजन सीधा द्विविभाजन या अन्य सरल प्रक्रियाओं से होता है और कोशिका विभाजन इनमें जटिलता से होता है। ठीक है। विकास के लिए देखें, नई कोशिका अपने स्वतंत्र रूप से विकसित हो जाती है और भ्रूण विकसित होता है इसमें। जैसे एक आपकी शादी होती है तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो भ्रूण के द्वारा होता है, भ्रूण विकसित होता है जिससे नया जीव बनता है। ठीक है। तो ये अंतर है। अगला है
प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया क्या होती है? प्रकाश सुर क्या कहलाती है? प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया क्या कहलाती है? पौधे प्रकाश की दिशा में बढ़ते हैं, इसे फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। यह पौधे में अधिश्वन क्रिया जो हार्मोन ऑक्सिन की असमान वितरण के कारण होता है। प्रकाश अनुवर्तन भी कहा जाता है। प्रकाश की तरफ जब मुड़ जाता है तो उसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। ठीक है। स्वपोषी पोषण व विषमपोषी में क्या अंतर है? स्वपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी वे जीव होते हैं जो जिन्हें भोजन करना पड़ता है या भोजन का उपभोग करना पड़ता है। हम भोजन खुद नहीं बनाते, हम भोजन दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जब कोई किसी पर निर्भर रहेगा तो वो परपोषी है। अगला क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में 5 नंबर में आता ही है। न्यूमेरिकल्स मैंने सारे करा रखे हैं अलग अलग वीडियो बनाकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, उत्तल की पॉजिटिव में होती है। यू का मान वस्तु की दूरी हमेशा लेंस से या दर्पण से हमेशा नेगेटिव में होती है, ये आप जानते हो। ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, ये सब बताना है। तो हमें क्या दे रखा है? जैसे ये पेंसिल है, ये वस्तु है, तो वस्तु की जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो वस्तु की ऊंचाई h हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर क्या बोला गया है? 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी क्या होगी? 15 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है। फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है वस्तु की दूरी दर्पण से कितनी दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर। तो यू का मान हमेशा क्या होना होता है? हमेशा नेगेटिव में होगा। यहाँ नेगेटिव नहीं लिखा हुआ है, नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि यू का मान हमेशा नेगेटिव में ही होता है। तो वी का मान हमें पता नहीं है, वी निकालना है। दर्पण है तो दर्पण सूत्र लगा देंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब हम मान रखेंगे। ठीक है, मान रखो। तो 1/f का मान क्या है? माइनस का 15, v हमें पता नहीं, और u का मान हमारे पास है 10, वो भी माइनस का। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। माइनस का 15 है, 1/v प्लस गुणा माइनस, माइनस हो जाएगा। ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा बाबू? प्लस का। इधर आ गया 1/v। अब देखो नीचे नीचे गुणा कर देना, ये 150 हो जाएगा। इसकी गुणा इसके साथ 15 और माइनस की गुणा इसके साथ 10 कम 10, तो ऊपर से बचेगा 5, नीचे आ जाएगा 150। ठीक है, 5 कम 5, 5 थी 15, 0। 1/30 बराबर 1/v हो जाएगा। तिरछी गुणा करोगे, v एक कम v, 30 एक कम 30। तो v का मान क्या है? प्लस में आया है, तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो दर्पण के पीछे बनेगी। ठीक है, तो v क्या हो जाएगा? 30 आया प्लस सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। v धनात्मक है तो प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, नेगेटिव होता है तो सामने बनता। ठीक है, और वास्तविक तथा सदैव उल्टा होता है, ये हो जाएगा। आकार यानी कि आवर्धन वाले पे आ जाओ। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? m बराबर माइनस के v/u। दर्पण के लिए माइनस के v/u होता है। माइनस v का मान आया 30, u का मान है माइनस का 10, माइनस से माइनस कटा, 10 दिया 3, तो m का मान 3 है। ठीक है, m का मान क्या है? 3 है। देखो उसके बाद आपके पास और एक सूत्र होता है, आवर्धन बराबर h/h, m के बराबर होता है। h' है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो m गुणा h हो जाएगा। तो m का मान कितना है बाबू? m का मान आया 3 और h का मान हमारे पास कितना था? 3 था। 3 गुणा 3 यानी कि 9 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? 9 सेंटीमीटर का होगा, वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु की दूरी 3 थी, वस्तु की ऊंचाई 3 थी, प्रतिबिंब की ऊंचाई 9 आई है, तो प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। ये सब करना है। आपको लग रहा हो कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फास्ट पढ़ाना पड़ेगा, टाइम ही नहीं है, पेपर फटाफट देख रहे हो। अगर आपको आराम आराम से समझते हुए देखना है तो सब चीज़ें मैंने पढ़ा रखा है एकदम आराम आराम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, खोल के देख लो, खुद पता लग जाएगा कितने आराम से मैंने पढ़ा रखा है, समझा रखा है। अगला है, किरण आरेख की सहायता से समझाइए कि आंशिक रूप से पानी में डुबाई गई पेंसिल पानी की सतह पर मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। देखो आपने पेंसिल, जब एक पानी कांच का बोल लो, उसमें पानी भरो और उस पर पेंसिल रखो, तुम्हें लगेगा कि पेंसिल मुड़ी हुई है। जब हम एक पेंसिल को आंशिक रूप से पानी में डुबाते हैं
तो यह पानी की सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण यह है कि प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निर्वात से पानी में डाल दिया आपने, तो उसकी गति बदल जाती है और पानी और हवा के बीच में अपवर्तनांक होता है, इस कारण वो हमें मुड़ी हुई लगती है। ये आप लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है 2.5 डायोप्टर 1.5 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजन की क्षमता और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो दोनों लेंस को हम जोड़ देंगे, P1 प्लस P2 हो जाएगा। P1 हमें दे रखा है, ये P1 है और ये P2 है। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 डायोप्टर आ जाएगा P टोटल। हमें क्या निकालनी है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। तो F क्या होता है, 100/P, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है। F बराबर क्या होता है, 100/P होता है। तो P का मान क्या है, 4। यहाँ पे 4 रख दो, 100 के बट्टे में 4, 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। बस आ गया आंसर। और संयुक्त लेंस का जो दोनों को मिलाने पे जो लेंस की क्षमता थी वो कितनी थी, 4 डायोप्टर थी। बड़े आराम से हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, मैंने एनसीईआरटी में टिक भी लगा दी है कि वो क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आते हैं विज्ञान के, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको टिक लगा के कर लेना। एनसीईआरटी जो भौतिक विज्ञान है, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, इनके उदाहरण के जितने भी प्रश्न हैं और प्रश्नावली अभ्यास में जितने भी प्रश्न हैं उनको अच्छे से कर लेना। न्यूमेरिकल यहीं से आते हैं एग्जाम में, ठीक है। कह रहे नीचे दिए गए परिपथ आरेख में गणना कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध। ये परिपथ है, इसे आप R1 बोल दो, इसे आप R2 बोल दो और इसे आप R3 बोल दो। अब देखो R1 और R2 किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो 4 ओम और 6 ओम किस क्रम में जुड़े पड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो R क्या हो जाएगा, R1, R डैश लिखो इसको, R1 प्लस R2 होता है सूत्र। R1 का मान 4 है, R2 का मान 6 है, जोड़ दोगे 10 आ जाएगा, ठीक है। ये R डैश है। अब ये जो R डैश है और ये जो R3 है, एक के नीचे एक है, ये समांतर क्रम में है। तो आप क्या लिख दोगे, यहाँ लिख देना, इन दोनों को जोड़ा तो 10 आया और नीचे क्या है 15। 10 और 15 ओम एक के नीचे एक है, तो ये समांतर क्रम में है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R3। तो R डैश का मान कितना है, 10, तो ये रख दिया 1/10 और R3 का मान क्या है 15, रख दिया 15। तो लॉस ऑफ लेके हल करो, 1/10 1/15। सो देखो क्या आ जाएगा, 150 ले लो, नीचे नीचे गुणा करेंगे, 15 कम 15, 10 कम 10, तो ये कितना हो जाएगा 25/150, है ना, यही तो होगा, 15 और 10, ठीक है। तो देखो काटेंगे, 25 कम 25, 25 छंग 150, इधर 1/R था, तिरछी गुणा करोगे, R कम R और 6 कम 6, R का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा 6 ओम। फिर हमसे क्या बोला होगा, इसमें कितना लगा है, देखो 12 वोल्ट का विभवांतर लगा पड़ा है, बैटरी 12 वोल्ट की है, ध्यान रखिएगा। फिर हमें विद्युत धारा निकालना है, तो यहाँ पर विभवांतर कितना है, V हमारे पास है 12 वोल्ट और हमने R निकाला है कितना 6। हमें निकालना है विद्युत धारा। आप जानते हैं V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से IR। I निकालना है तो V/R हो जाएगा। V का मान 12 है, R का मान 6 है, 6 दूनी 12, तो धारा क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, 2 एम्पियर, ठीक है। शुद्ध मात्रक जरूर लगा देना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, R समानुपाती होता है L, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी तो चालक का प्रतिरोध भी उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। फिर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोधकता घटेगी, उल्टा होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद चालक की प्रकृति पर, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, विभिन्न पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध भिन्न होता है। R बराबर हो जाएगा ρL/है, इस पर तो न्यूमेरिकल भी एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। तापमान पर भी निर्भर करता है, तापमान बढ़ने पर चालक में इलेक्ट्रॉनों का कंपन बढ़ जाता है, जिससे टकराव अधिक होते हैं और प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होता है, ये आप लिख दोगे।
और इस तरीके से मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्व करवा दिया। इस वीडियो से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी तैयारी एनसीईआरटी की। बॉक्स के क्वेश्चन, अभ्यास के प्रश्न अच्छे से पढ़िए, वीडियो सारे बना रखे हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए, चित्र की प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास जो भी मास्टरमाइंड है, अगर एक दिन का समय ना होता ना गैप, तो मैं और भी कराता। इसीलिए कहते हैं कि पेपर के लास्ट दिन की तैयारी के भरोसे नहीं बैठते हैं, शुरू से पढ़ना होता है। सब कुछ पढ़ा रखा है, आप खोल के देखिए एक बार डिस्क्रिप्शन, प्लेलिस्ट, सारा कुछ मिल जाएगा। आराम आराम से बता रखा है, आराम आराम से समझा रखा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।